मित्रों, नेहा सिंह राठौर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कुछ चेतावनी भी दी गई है, कुछ नसीहतें भी दी गई हैं नेहा सिंह राठौर को, लेकिन कुल मिलाकर फौरी तौर पर अभी नेहा सिंह राठौर को राहत दे दी गई है। और ये सब जो किया गया है, ये हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको पलटते हुए किया गया है। अब नेहा सिंह राठौर को और उनके समर्थकों को सबको ये लग रहा है कि जैसे नेहा सिंह राठौर अब बच गई हैं, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रही हैं कि जिस तरह की बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई, उससे ये साफ लग रहा है कि दरअसल नेहा सिंह राठौर बची नहीं है, बल्कि नेहा सिंह राठौर और ज़्यादा इस मामले में फंस चुकी हैं। और उन्होंने अपने कुछ बेफजूल के बयानों से सिर्फ अपनी एक पब्लिसिटी के लिए या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो कुछ भी किया, वो आज नहीं तो कल उनको जेल तक, कानून के फंदे तक पहुंचाएगा ज़रूर। और इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो कि मैं समझता हूं कि आगे जाके नेहा सिंह राठौर इस मामले में बहुत बुरी तरह से घिरेंगी, बहुत बुरी तरीके से फंसेंगी। आप जानते हैं मित्रों कि ये पूरा जो मामला है, ये मामला जुड़ता है पहलगाम के केस से। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो राहत दी है, वो राहत सिर्फ इस आधार पर दी है कि भाई आप जांच में सहयोग कीजिए, आप जांच में सहयोग करेंगी। इनसे एक तरह से वादा लिया गया है कि 19 जनवरी को इनको जा करके लखनऊ के थाने में पेश होना है, हजरतगंज थाने में पेश होना है और वहां पे इनको पूछताछ में सहयोग करना है। इस आधार पर इनको यहाँ पे एक तरह से इनको बचाया गया है या इनको संरक्षण दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मामले की अगर हम पूरी पड़ताल करें गहराई तक जा करके, तो इनके ऊपर जो इन्होंने आपराधिक कृत्य किया है, उस आपराधिक कृत्य में इनके बचने की संभावना इसलिए बहुत कम है क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला होता है और ये हमला होने के बाद कुछ ट्वीट करती हैं, जो मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा यही ट्वीट हैं जिसके वजह से इनके ऊपर ये आपराधिक केस चल रहा है। अब आप देखिए, इन्होंने 22 अप्रैल को जो ट्वीट किया उसमें लिखा है, पहलगाम हमले के तुरंत बाद लिखा है कि इस तरह का हमला किसने करवाया होगा, किसे फ़ायदा होगा, सोचिए सोचिए, कॉमन सेंस लगाकर बताइए। तो मतलब इन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि ये जो वहाँ पर पर्यटकों के पहलगाम में उनके लिंग की जांच करके, या कहें कि उनके जो है वो पैंट उतरवा कर चेक करके जो उनको मरवाया है, दरअसल इनका निशाना ये है कि वो प्रधानमंत्री मोदी ने करवाया है। और क्या लिखती हैं आगे 30 अप्रैल को कि मोदी जी 19 अप्रैल को जम्मू जाने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा स्थगित कर दी गई। 3 दिन बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और 27 पर्यटक मारे गए। मोदी जी की जम्मू यात्रा किस बहाने से स्थगित की गई? क्या किसी आतंकी हमले की आशंका थी? अब जरा यहाँ पर देखिए कि जो सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी को दरअसल पता था कि आतंकवादी हमला होने वाला है। यहाँ तक कि उन्होंने इस तरह के भी ट्वीट किए हैं। यहाँ पर 28 अक्टूबर को ये कहती हैं कि दूसरा सवाल कि पहलगाम हमले के समय पर्यटकों की सुरक्षा किसके आदेश पर हटाई गई थी। यानी आप देखिए कि इन्होंने जो सारे के सारे बयान दिए, यही सारे के सारे बयान, यही सारे के सारे इनके ट्वीट जो थे, वो बाकायदा पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुनिया भर में अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा के तौर पे ना सिर्फ उसको इस्तेमाल किया, बल्कि एक तरह से पाकिस्तान ने ये साबित करने की कोशिश की कि दरअसल ये सब जो पहलगाम हुआ है, ये तो प्रधानमंत्री मोदी की ही साजिश है। और इसके लिए जो आधार बना वो नेहा सिंह राठौर और जैसे तमाम लोगों के जो ट्वीट्स थे, वही इसका एक तरह से पूरा आधार बन गया। तो जब आपका पूरा इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान की सरकार, तो जब भाई अब सरकार क्या पूछना चाहती है आपसे, या जो अभय कुमार सिंह ने इसके बाद 26 अप्रैल 2025 को, यानी कि
जिन्होंने जो 23 तारीख को ट्वीट किए, 24 को ट्वीट किए, 25 को ट्वीट किए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और भारत के खिलाफ। तो इसके बाद फिर इनको 26 अप्रैल को जब जो वहाँ पे इनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय कुमार सिंह ने इन पर जब एफआईआर कराई, तब जाकर के इन्होंने इस तरह के जो ट्वीट्स थे उसको करना उस वक्त बंद किया। नहीं तो उससे पहले लगातार वे ट्वीट्स कर रही थी। और हजरतगंज थाने में जो एफआईआर कराई अभय कुमार सिंह ने, वो इसीलिए करवाई, और यही पुलिस से कहा गया है कि भाई जब मांग की गई है कि भाई आप इनसे ये सवाल पूछिए कि आखिर इनको ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि ये बता रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को पता था कि आतंकवादी हमला होने वाला है। इनके पास कौन सा ऐसा इनपुट है, कौन सी ये खुफिया विभाग में है, या क्या इनके पास है, क्या जानकारी है, क्या इनका कोई संबंध है, क्या ये सब चीज़ों की जांच पुलिस करना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि अगर इनके बयानों का अगर मान लो अगर इनका कुछ लिंक निकलता है, नहीं निकलता है, तो भी प्रथम दृष्टया ये एक अपराध बनता है कि आपके बयानों का इस्तेमाल, आप इस तरह के बयान दे रही हैं जिनके बयानों का इस्तेमाल अगर पाकिस्तान की सरकार कर रही है, पाकिस्तान की सरकार उस वक्त कर रही है जबकि देश एक गंभीर संकट से जूझ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जज के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको सजा दे या आपको सजा ना दे। ये उस जज के विवेक पर निर्भर करता है। अब आपने सेटिंग कर ली, आप मार्कंडे काटजू के पास गई, आपने बहुत यहां वहां मिन्नतें करी, कपिल सिब्बल के पास भी गई और क्या क्या जो भी हुआ, तो हो सकता है कि आपको फौरी तौर पे कुछ राहत मिल गई हो, लेकिन उस राहत में भी आफत है। और आफत इसलिए है क्योंकि जो पूरी की पूरी बहस की गई उसमें नेहा सिंह राठौर के तरफ से, उनके वकील की तरफ से दरअसल ये कहा गया कि ये एक मतलब सरकार की आलोचना है, ये प्रधानमंत्री की आलोचना है, और राजनीतिक मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो काम करती है। यहाँ पर जाकर के उन्होंने संरक्षण लेने की कोशिश करी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपने ये भी तो मान लिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना कर रही थी, सरकार की आलोचना कर रही थी। भाई देखिए, इस तरह के जो मामले होते हैं, इस तरह के मामलों में बच निकलने का तकनीकी पहलू एक ही होता है, और वो ये होता है कि हमने सामने वाले का नाम तो लिया ही नहीं। हमने सामने वाले के खिलाफ अगर कुछ कहा भी तो हमने उसका नाम कहाँ लिया? कभी हमने कह दिया कि पापा हैं भक्तों के, कभी कह दिया कि पापा हैं, क्या है वो जो बोलते हैं, तरह तरह की बातें। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो खुल करके जो बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट की बहस में इन्होंने तो ये मान लिया ना कि हाँ भाई, हम तो सरकार की आलोचना कर रहे थे, पहलगाम हमले पर सवाल पूछ रहे थे। तो जब अब आप बच नहीं सकते, आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ आपने ये काम किया, अब तो बस ये डिसाइड होना है, ये निश्चित होना है कि आपने ये तो मान लिया कि ठीक है आप सरकार की आलोचना कर रहे थे, पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, प्रधानमंत्री सवाल पूछ रहे थे, पर अब ये पूछा जाएगा कि भाई आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे थे, या क्या आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, कौन सी जानकारी थी जिसकी वजह से आप इस तरह के ट्वीट्स कर रहे थे। आपने अपने पूरे के पूरे जो आपकी अभिव्यक्ति, आपने कह रहे हैं कि आपने अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है, तो आपने उसमें कौन से ठोस सबूत आपने उसमें दिए कि नहीं साहब जो है ये हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की जम्मू यात्रा इसलिए टाल दी गई क्योंकि दरअसल आतंकवादी हमला होने वाला था। तो आपको कैसे पता कि प्रधानमंत्री को सब पता है? तो या फिर सुरक्षा हटा ली गई। तो ये जो पूरा का पूरा केस है, इस केस में जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई पर भी थोड़ी सी बात करना जरूरी है कि किस तरह से सुनवाई में एक ऐसा फैसला भी दिया गया, यानी कि फैसला भी इस तरह दिया गया जिसमें कि इस पूरे मामले के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको भी एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। जैसे आप देखिए कि ये पूरे मामले में लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जो है वो नेहा सिंह राठौर के लग रहे हैं। सबसे पहले तो एफआईआर को रद्द करने के लिए ही वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी। अब उसको इलाहाबाद ही अभी भी रखा गया है, उसका नाम अभी प्रयागराज नहीं हुआ है। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो वो गई थी नेहा सिंह राठौर की एफआईआर रद्द कर दी जाए, तो उसको भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको रद्द नहीं कर सकते। तो इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, एफआईआर को रद्द नहीं कर सकते। इसके बाद फिर ये दोबारा इन्होंने फिर से अर्जी लगाई कि साहब अब इसके बाद इनको पूछताछ में शामिल होना था, पुलिस की पूछताछ में, लेकिन इन्होंने पूछताछ में से बचने की कोशिश लगातार करती नहीं। लगातार इनको पुलिस इनको नोटिस भेजती रही, मगर ये पूछताछ के लिए इन्होंने हाजिर नहीं हुई, इन्होंने पूछताछ में कोई सहयोग नहीं किया।
अब इसके बाद जब यूपी पुलिस ने कहा कि भाई आप गिरफ्तारी करेंगे आपकी, अगर आप पूछताछ में शामिल नहीं हो रही हैं तो हम गिरफ्तार करके आपसे पूछताछ करेंगे, तो उस दौरान भी इन्होंने फिर और एक रास्ता निकाला बचने का कि पहले वो हाई कोर्ट गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट गई कि उनको बचा लिया जाए, उनको पूछताछ ना होने पाए, उन्हें संरक्षण दिया जाए। वहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके मांग को खारिज कर दिया, याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उसी फैसले को जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज हो गई इनकी मांग और कहा कि नहीं, आपको जो है वो जांच में सहयोग देना पड़ेगा, आपको पूछताछ में शामिल होना पड़ेगा। और इसके बाद भी ये पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रही थी, बल्कि इन्होंने एक पैंतरा खेलते हुए, एक चालाकी से, चतुराई से काम करते हुए ये 7 जनवरी 2026 में हजरतगंज थाने में शाम के वक्त पहुंची, यानी लगभग जब रात हो रही थी उस वक्त जाकर के उन्होंने वहां पे ड्रामा किया कि हम तो जो है वो पूछताछ में सहयोग करने के लिए आए हैं, आपको जो पूछताछ करनी हो पूछताछ कर लीजिए। जबकि जो नियम है वो इस बात को जानती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो वो इस बात के नियम को भी जानती हैं कि एक समय होता है, एक डेकोरम होता है, एक कानूनी, और उसमें एक नियमावली है कि रात के वक्त, आप शाम के वक्त किसी महिला से थाने में बुला करके इस तरह पूछताछ करना उचित नहीं माना जाता। तो इस तरह की हरकतें वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो चाहती थी कि एक तरफ ये भी कहते कि देखिए हमने सहयोग भी किया है, और एक तरफ उनसे कोई पूछताछ भी ना हो। तो इसका मतलब जो पूछताछ से बचने की जो कोशिश वो लगातार कर रही हैं, इसका मतलब तो यही है ना कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है। अगर आप पूछताछ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो तो इस तरह की पुलिस है कि जब वो गहराई में उतर करके जांच करती है तो उसमें एक के बाद एक कितने ऐसे मामलों का भंडाफोड़ किया है जिनके अंतर्राष्ट्रीय रैकेट तक मिले, धर्मांतरण वगैरह के छोटे छोटे केस जो कैसे बाद में बड़े बनते चले गए। तो इनको तो डर है ही कि छोटा सा केस है कहीं बहुत बड़ा ना बन जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर इनको संरक्षण दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि अरे नेहा सिंह राठौर थाने में तो गई ही थी, सहयोग तो कर ही रही थी, तो गिरफ्तारी करने का अब क्या ही मतलब है। यानी बड़ी चतुराई से सबसे पहले तो वो थाने गई हजरतगंज के, और इसके बाद फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपना जो भी कानूनी सलाह ले रही हैं, चाहे मार्कंडे काटजू हो या जो भी बड़े बड़े उनके संपर्क तो हैं, कपिल सिब्बल उनके वकील हैं, तो भाई जाहिर सी बात है कि उनको तो अच्छी सलाह मिल ही जाएगी। उन्होंने कौन सी सलाह लेकर के कहाँ क्या किया ये तो वही जाने। लेकिन जो मूल प्रश्न है, वो मूल प्रश्न जो है, जो उन्होंने सवाल खड़े किए, जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, एक तरह से कहें जो उन्होंने सूचना दी है कि भाई मोदी जी को तो पता था कि आतंकी हमला होने वाला है, या सुरक्षा क्यों हटा ली गई। तो जब उनको, इसका मतलब कुछ बहुत विशेष जानकारी है, तो उस विशेष जानकारी को तो तलाशने का काम तो पूछताछ कर सकती है कोई भी पुलिस कि यार इतने आत्मविश्वास से ये बातें कह रही हैं तो इसके पीछे कोई ठोस आधार होगा, कोई ठोस सबूत होगा, कुछ तो आपको पता होगा। या आपकी जो बयान है उस बयान को अगर पाकिस्तान की सरकार ने अपने बचाव का आधार बनाने का प्रयास किया तो इसमें आपका क्या हित है, आपको इससे क्या क्या लाभ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फंसते कहाँ से हैं, लोग फंसते हैं कि भाई आपको पैसा कहाँ से आ रहा है। तो जब जांच होती है तो जांच में एक चीज़ें नहीं उठती हैं, जांच में बहुत चीज़ें उठती हैं। जरूरी नहीं कि जांच में यही पूछा जाए, जांच मामला तो दिखेगा ये साहब की पूछताछ चल रही है, लेकिन कार्रवाई कहीं और हो जाती है। और बाबा की सरकार है। अब आप देखिए संभल में जब बुलडोजर पर रोक लगाई गई तो बिजली विभाग चला आया। तो जब बाबा की जांच होती है फिर तो बाबा की जांच तो हर तरह से होती है, हर प्रकार से होती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो एफआईआर दर्ज कराई गई, जो शिकायत कराई गई, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में नेहा सिंह राठौर का जो रुख था, यानी जो वो पाकिस्तान की परस्ती कहें, पाकिस्तान परस्ती कहें, या पाकिस्तान को एक भारत के को एक सेल्फ गोल करना कहे, जो कुछ भी कहें, उसमें तो कमी आई। यानी कि एफआईआर का असर तो पड़ा। अगर वो उनको कोई डर नहीं है और उनको लग रहा है कि नहीं वो सही बोल रही हैं, तो वो जो बातें पहले कर रही थी वो बातें अब वो क्यों नहीं कर रही हैं, वैसी बातें अब भी वो करें। लेकिन अब तो वो बातें इस तरह की नहीं करती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि उनको एक भय है कि हमें अब देश के खिलाफ नहीं जाना है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे जो सुनवाई हो रही थी उसमें ये रही कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दलील दी गई, और दलील ये दी गई कि 2024 में इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस गुजरात सरकार का एक केस बना, और उस केस में इमरान प्रतापगढ़ी की कविता जो उन्होंने पढ़ी थी, और उस कविता का शीर्षक क्या था, एक खून के प्यासे। मतलब वो जो पूरी कविता थी उसको भी आधार बनाया गया
कि जब इमरान प्रतापगढ़ी को जमानत मिल सकती है तो फिर नेहा सिंह राठौर को जमानत क्यों नहीं मिल सकती है भाई। अब आप जरा देखिए कि जिस यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि पहले ये जो इमरान प्रतापगढ़ी का ये केस था क्या, इसको भी समझना पड़ेगा। इमरान प्रतापगढ़ी का जो केस था, ये गुजरात के जामनगर में वो एक शादी समारोह में गए थे, उन्होंने वहाँ पर कोई शायरी वगैरह सुनाई, उसको उन्होंने वीडियो अपलोड किया इंस्टाग्राम पे अपने, और जब उन्होंने वीडियो अपलोड किया तो उसके बाद जामनगर के एक किसी व्यक्ति ने इस पर जो है पूरी तरह से आपत्ति की और कहा कि भाई ये एक सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली पूरी कविता है। क्या लिखा था उन्होंने और कैसे उनको इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रफा दफा कर दी, जरा समझिए पूरी बात को एक बार। इन्होंने एक कविता लिखी थी या शेर लिखी थी, जो भी है, इन्होंने लिखा कि एक खून के प्यासे बात सुनो, नफरत को दिलों से जाने दो, तुम जुल्म सितम की हद कर दो, हम सबको मुसल्ले बिछाने दो। यानी तुम जुल्म सितम की हद कर लो पर हमको नमाज करने दो। तुम तीर चलाओ सीने पर, हम तुमको दुआएं देते हैं। तुम शहर जलाओ नफरत में, हम सबको चमन महकाने दो। गांधी का वतन है, गांधी की तहजीब यहाँ पर जिंदा है। तुम लाख कड़वाहट घोलो, हम प्यार के गीत सुनाने दो। अब इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि साहब ये तो प्यार के गीत की बात हो रही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इन्होंने जो कविताएं पढ़ी थी उसमें कहीं ना कहीं काफिर शब्द का भी इस्तेमाल हुआ था, और इन सब चीज़ों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कह दिया गया कि नहीं साहब ये तो एक प्रेम भरी कोई कविता है। लेकिन इसमें इस बात को नहीं देखा गया कि किस तरह से ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यानी ये उसमें आप अगर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो भी आप उकसाऊ काम कर रहे हैं। ये भड़का रहे थे अपने समाज को, अपने कौम के लोगों को भड़का करके तनाव पैदा कर रहे थे, यही सच है। लेकिन सारी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नज़रअंदाज कर दिया था और उनको बरी कर दिया था। तो बिल्कुल उसी हिसाब से, उसी तर्ज पर नेहा सिंह राठौर भी चाहती हैं कि हमको भी बरी कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये सब भी तर्क उनके वकील ने रखे कि इमरान प्रतापगढ़ी को किस तरह से बरी कर दिया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको तवज्जो दे दी कि ठीक है चलो। लेकिन मूल बात यह है, अहम बात यह है कि एक कानूनी पचड़े में तो नेहा सिंह राठौर फंस चुकी हैं और आगे भी लंबे समय तक वो फंसी रहेंगी। ये भी हो सकता है कि इस पूरी की पूरी जांच का मकसद हो सकता है कि अगर कम से कम इसमें कुछ नहीं निकलता है, कोई आतंकवादियों से लिंक नहीं निकलता है, कोई पाकिस्तान की सरकार के प्रतिनिधियों से कोई लिंक नहीं निकलता है, पाकिस्तान की सेना से कोई लिंक नहीं निकलता है, मान लीजिए कोई सबूत नहीं मिलता है, तब भी कम से कम नेहा सिंह राठौर एक कानूनी पछड़े में तो लंबे समय के लिए फंसी गई हैं कि उनको लंबे समय तक बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, बार बार कि भाई पूछताछ होनी है, ये होनी वो होनी। तो कहीं ना कहीं अगर आप जो है वो देशद्रोह करके लोकप्रियता हासिल करना चाहती हैं, अगर आप देशद्रोह करके अपना नाम बड़ा करना चाहती हैं, तो देखिए फिर इसके लिए आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उसकी कीमत यही है कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपसे पूछताछ होगी। लेकिन ये क्या चाहती हैं कि हमसे कोई पूछताछ भी ना हो, हम कुछ भी बोलें और हमारी जो हम बोले उसको वैसे ही उसको स्वीकार कर लिया जाए, उसको वैसे ही मान लिया जाए कि ये जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं। कि प्रधानमंत्री मोदी को तो पहले से पता था कि क्या कहते हैं कि पहलगाम आतंकवादी हमला होने वाला है, तो उन्होंने बचाव क्यों नहीं किया। तो ये सब कुछ जो है वो चल रहा है और मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी जल्दी इनको अभी कुछ राहत मिलने वाली है। आगे देखते हैं, 19 जनवरी का इंतज़ार करेंगे, थाने में इनसे पूछताछ होगी, क्या होता है देखते हैं। नमस्कार।